एक कहावत है कि फला के भूत फला से नहीं मानते। सवाल है कि ये बात देश की अदालतें और उसमें बैठे जज कब समझेंगे और उस पर एक्शन कब शुरू होगा। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने जांच एजेंसी ईडी को बहुत कुछ कहा है, बहुत सारी डांट फटकार लगाई है और जांच पर रोक लगा दी है। सब कुछ आपको बताएंगे, क्या मामला था, किस तरह से डांट पड़ी है, मगर उठ रहे सवालों को जरा ध्यान से सुनिएगा। उधर यूपी से ईडी का एक विश्वगुरु टाइप कारनामा फिर से सामने आया है, उस पर भी बात होगी। और आज विस्तृत चर्चा करेंगे भारत के होने वाले अगले चीफ जस्टिस की, यानी बी.आर. गवई के बाद जो दूसरे वाले आएंगे, पहले वाले जो आएंगे उनकी नहीं, जो दूसरे आएंगे जस्टिस सूर्यकांत, उनके फैसलों की। हाल फिलहाल में एक मुस्लिम प्रोफेसर के मामले में और एक भाजपाई मंत्री के मामले में इन्होंने जो फैसला दिया, उन दोनों को लेकर और भारत की न्यायपालिका के भविष्य को लेकर लोग बहुत चिंता जाहिर कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा चिंता इस बात से हो जाती है कि जब सुप्रीम कोर्ट में बैठकर वहाँ के जज देश की जनता को यानी आपको हड़काने लग जाते हैं। जी हाँ, कथित तौर पर सीधे सीधे धमकी दी जाने लगी है लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग नहीं करने की। तो ये आरोप और ये चर्चा क्यों हो रही है, विस्तार से बात करेंगे। मसला बेहद गंभीर रूप लेता जा रहा है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हर एक सवाल, हर एक आलोचना को दबाने की कोशिश चरम पर पहुंच चुकी है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं उन पर जाके क्लिक कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल तथा टेलीग्राम चैनल और ट्विटर से जुड़ जाइए। जैसा कि आप जानते हैं, एक न्यूज़ एजेंसी ने आपके इस चैनल को दो स्ट्राइक दिया है। तीसरी स्ट्राइक आते ही चैनल गायब हो सकता है और इससे बचाने के लिए हमें 18 लाख प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। ये रकम बहुत बड़ी है, आपके सहयोग के बगैर बहुत मुश्किल है। इसलिए स्क्रीन पर दिख रहा QR कोड, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि आपकी ये आवाज़ बची रहे। जहाँ तक हम और आप मिलकर प्रयास कर सकते हैं, कम से कम वहाँ तक तो करना चाहिए। बाकी सबका मालिक एक है, ये तो आप जानते ही हैं। सबसे पहले ईडी को लगी फटकार देख लेते हैं। मामला तमिलनाडु का है, जहां तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के खिलाफ ईडी की जांच और छापेमारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने केंद्र के वकील को फटकारते हुए कह दिया कि आपका ईडी सभी सीमाएं पार कर रहा है, निगम के खिलाफ अपराध कैसे हो सकता है। सीजेआई गवई ने कहा कि आप देश के संघीय ढांचे को पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं, यानी जो आरोप अलग अलग राज्य बार बार लगाते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से कुछ लोग अपनी राजनीति साध रहे हैं और संघीय ढांचे को बर्बाद कर रहे हैं, वही बात चीफ जस्टिस गवई ने कहा है। तमिलनाडु राज्य और विपणन निगम की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस की बेंच ने ईडी को लेकर खूब फटकार लगाई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य ने स्वयं साल 2014 से 21 के दौरान शराब दुकान संचालकों के खिलाफ 41 FIR दर्ज किए। साल 2025 में ईडी का प्रवेश होता है और मुख्यालय पर छापा मारा जाता है। अधिकारियों के फोन और डिवाइस ले लिए जाते हैं, उन सबको क्लोन भी किया जाता है। इस पर सीजेआई गवई ने असिस्टेंट एसजी से पूछा कि निगम के खिलाफ अपराध कैसे बनाया गया। आप व्यक्तियों के खिलाफ तो मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन निगम के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता। आपका ईडी तो सारी हदें पार कर रहा है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दिया। और अब इसी के साथ सवालों का वो भूत खड़ा होता है कि ये पहली बार नहीं है जब केंद्र की जांच एजेंसी को लेकर विपक्षी राज्य की सरकारों और विपक्षी नेताओं या फिर सवाल करने वालों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा हो, परेशान करने का आरोप लगा हो। हर बार मामले अदालतों में जाते हैं और कई बार अदालतें ईडी और उसके अधिकारियों को डांट फटकार कर चुप हो जाती हैं, मगर इन सारी डांट फटकार का रिजल्ट क्या है? नील बटे सन्नाटा। अभी उत्तर प्रदेश में जो मामला सामने आया है, इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार दीपक मिश्रा लिख रहे हैं कि ईडी की एक और चौंकाने वाली कहानी आई है। ये मामला विपक्ष के नेता विनय शंकर तिवारी का है, जिन्हें लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने आज बेल दे दी है। दरअसल सपा के पूर्व विधायक तिवारी को जिस केस में जेल भेजा गया, उस केस में उन्हें NCLT कोर्ट ने पहले ही क्लीन चिट दे दिया था, यानी ये केस ईडी को लेना ही नहीं चाहिए था। हाई कोर्ट ने आज ईडी की इस फर्जी केस की पोल खोल दिया। ऐसा बताया जाता है कि भाजपा के एक बड़े नेता के दबाव में ये केस दर्ज किया गया था। इस नेता से तिवारी परिवार की गोरखपुर की राजनीति को लेकर पुरानी अदावत चल रही है। यानी सोचिए, चारों तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक लाभ हानि को देखते हुए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, यानी जनता के पैसे से चल रही जांच एजेंसी को अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है। लोग इससे बचने के लिए अदालत जाते हैं, अदालत अधिकारियों को या एजेंसी को
डांट फटकार लगा देती है, फिर से ये लोग वही काम करते हैं। यानी गलत करने वालों पर कोई असर नहीं हो रहा, घूम फिरकर इनकी आदत बन चुकी है, मगर उनके माध्यम से जो सत्ताधारी लोग हैं वो अपनी गोटियां सीधी कर लेते हैं। सपा के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को परेशान करना था, महीनों तक उन्हें जेल में रखकर सड़ाया गया। क्या उनके नुकसान की भरपाई किसी अदालत की डांट फटकार कर सकती है? क्या ये सवाल बार बार नहीं होना चाहिए कि जब अदालतों को पता चल जाता है कि किसी जांच एजेंसी ने या उसके अधिकारियों ने बदमाशी की है, जानबूझकर किसी को फंसाया है, अपने अधिकारों से आगे निकलकर काम किया है या फिर दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सजा का प्रावधान क्यों नहीं है? जब ये लोग जानबूझकर दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, दूसरों को परेशान और बर्बाद करते हैं, तो इन्हें सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और जब तक सजा नहीं मिलेगी ये सुधरने वाले नहीं हैं। आप चाहे जितने डांट फटकार लगाते रहिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग बार बार इस बात को सिद्ध कर रहे हैं क्योंकि इन्हें मालूम हो चुका है अदालत बहुत करेगी, डांटेगी, फटकारेगी, इससे ज्यादा क्या करेगी, इससे आगे कुछ होगा नहीं, क्योंकि सैया है कोतवाल तो काहे का। एक तरफ अदालतों की डांट फटकार जांच एजेंसियों और पुलिस अधिकारियों तथा सत्ता पर कोई असर नहीं कर रही, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज आम जनता को ही डराने लग गए हैं, हड़काने में लग गए हैं, ऐसे आरोप लगने लगे हैं। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबाद का मामला तो आपको याद ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इन्हें जमानत दी, मगर जमानत के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हुई जो आपके लिए जानना जरूरी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगला मसला बेहद गंभीर है। अब आप जानते हैं कि जब किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई अधिकारों का हनन वाला मामला होता है तो समर्थक लोग विरोध करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, या फिर सामान्य लोग भी दूसरे के अधिकारों के संरक्षण के लिए आवाज उठाते हैं। इसे लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया कि अगर स्टूडेंट और प्रोफेसर कुछ करने की हिम्मत करेंगे तो हम एक आदेश पारित करेंगे। ये हमें स्वीकार नहीं है। कुछ तथाकथित निजी यूनिवर्सिटी खोलते हैं, सभी तरह के लोग वहाँ हाथ मिलाते हैं और गैर जिम्मेदाराना बयान देना शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि इन लोगों से कैसे निपटना है। ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला नहीं है। ये तो अंग्रेजी रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। असल में इसके भाव को देखें तो अशोका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और अन्य प्रोफेसरों को सीधे सीधे हड़काया गया है कि कोई विरोध प्रदर्शन या बयानबाजी मत करना, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन होगा। यानी सोचिए, जो लोकतंत्र की प्राइमरी आइडेंटिटी है, जिसके होने से ही लोकतंत्र की पहचान होती है, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज उस पर पाबंदी लगा रहे हैं। ये चर्चा होने लगी है और ये पाबंदी लगा रहे हैं कौन? जस्टिस सूर्यकांत। इसे लेकर डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा है कि जस्टिस सूर्यकांत जिस तरह से निर्णय दे रहे हैं और मौखिक टिप्पणियां कर रहे हैं, उससे न्यायपालिका का भविष्य साफ नजर आ रहा है। अभी हमें और बुरे दिन देखने हैं। न्याय की उम्मीद छिड़ से छिड़तर होती जा रही है। अभी तो गवाही सीजेआई हैं, उन्हें देखना चाहिए, वे मास्टर ऑफ रोस्टर हैं। उन्हें केसों का बंटवारा करते समय देखना चाहिए कि किसको दे रहे हैं। अब लोग फैसला आने पर पूछते हैं कि बेंच में कौन है। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट को लोग अब एक यूनिट के तौर पर नहीं देख रहे हैं, वो खंडित हो चुका है। इसका एक मतलब ये भी है कि फैसले कानून की कसौटी को ध्यान में रखकर नहीं किए जा रहे हैं, कुछ और प्रभाव या दबाव काम कर रहा है। आगे इन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रतिरोध को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने की राह पर है। डॉक्टर खान के मामले में की सुनवाई के दौरान प्रोफेसरों को धमकियां दी गई। ये धमकियां नहीं, चुनौती है। पूरे देश को बताना होगा कि देश इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल को सड़कों पर उतरना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट संविधान और लोकतंत्र को बचाएगा। इस छलावे में रहने का वक्त खत्म हो चुका है। और ये वही बेंच थी जिसने मध्य प्रदेश के गालीबाज मंत्री विजय शाह को फटकारते हुए जाने दिया था। न तो उनका पासपोर्ट जब्त किया था, न ही उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटा था। तो सवाल यह है कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद और मंत्री विजय शाह के मामले अलग अलग क्यों हैं? मामले में अलग अलग रवैया क्यों? अली खान महमूदाबाद बनाम हरियाणा राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत सी चीज़ें करता है। पहले तो ये महमूदाबाद की अपील को नामंजूर कर देता है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई जाए, यानी एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया जाता है। ये फैसला महमूदाबाद को अंतरिम जमानत देता है ताकि वे अपने ही खिलाफ चल रहे मामले की जांच में सहयोग कर सकें। ये फैसला उनकी फेसबुक पोस्ट की आगे की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश देता है और महमूदाबाद को भारत पाकिस्तान के बीच मिलिट्री संघर्ष पर कुछ भी बोलने से बैन करता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला प्रोफेसर का पासपोर्ट भी जब्त करता है और सीधे सीधे अभिव्यक्ति की आज़ादी और आवाजाही की आज़ादी वाले अनुच्छेद 19 के अधिकारों को खत्म कर देता है। अब सवाल यह है कि एक फेसबुक पोस्ट जो भारतीय सेना की तारीफ करती है और मोदी सत्ता से सवाल करती है, जो कि एक नागरिक का अधिकार और कर्तव्य दोनों है, क्या इस तरह के फैसले के लायक है? और उस पोस्ट में यही लिखा था कि एक मुस्लिम महिला सेना अधिकारी को मिलिट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कर देने से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग का सच नहीं छुप जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत के फैसले को देखें तो लगता है
कि उन्हें आलोचना से परहेज है। और हमने पिछली वीडियो में कहा था कि जस्टिस सूर्यकांत को प्रवचन देने और मोरल पुलिसिंग में बड़ा आनंद आता है, तो सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान को अपराधियों की तरह ट्रीट किया है। और उसके बाद से ही फ्यूचर में चीफ जस्टिस बनने जा रहे जज के फैसले पर सवाल उठने लगे हैं, आलोचना होने लगी है। क्या यह फैसला संविधान का उल्लंघन नहीं करता है? सवाल यह भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट प्रोफेसर खान के मामले में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया, क्योंकि ऐसी कोई खबर तो नहीं आई कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया हो, और ऐसी भी खबर नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के बोलने पर कोई रोक लगाई हो। मतलब जो सत्ता से सवाल करे उसके बोलने पर पहरा है, और जो गटर जैसी भाषा बोले उससे बोलने की आजादी है। जस्टिस सूर्यकांत ने प्रोफेसर खान के मामले में ऐसा क्यों किया, इसका जवाब अभी तक किसी को समझ नहीं आया कि प्रोफेसर खान को भारत पाकिस्तान तनाव या ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने से मना क्यों किया गया, महमूदाबाद से उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों छीनी गई। क्योंकि जिस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बोलने से मना किया, बात उसी मुद्दे की होगी कि महमूदाबाद को बोलने की स्वतंत्रता है या नहीं। सवाल यह है कि क्या प्रोफेसर खान कोई अपराधी हैं? अगर अपराधी हैं तो क्या अपराध है? क्या उन्होंने बैंकों का हजारों करोड़ रुपया लूट रखा है? क्या उनके विदेश भाग जाने का डर है? अगर नहीं तो उनका पासपोर्ट जब्त करने का मतलब क्या है? सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोर्ट ने प्रोफेसर खान के फेसबुक पोस्ट की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दे दिया। मिलाड ने कहा कि वो एसआईटी का गठन फेसबुक पोस्ट में प्रयुक्त शब्दावली की जटिलता को समझने के लिए और कुछ ऑनलाइन पोस्ट में इस्तेमाल अभिव्यक्तियों की उचित मूल्यांकन के लिए कर रहे हैं। मतलब एक ऐसी पोस्ट जिसे हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया नहीं समझ पाई, भाजपा के नेता नहीं समझ पाए, अब उस पोस्ट की जांच हरियाणा पुलिस वाले करेंगे। अगर इन पुलिस वालों को प्रोफेसर खान का लिखा हुआ समझ आ गया होता तो उनके खिलाफ मुकदमा करने से पहले कम से कम 10 बार सोचे होते, लेकिन हरियाणवी थानेदार की इंग्लिश भी वैसे ही निकली जैसी रेणु भाटिया की थी। और इस देश का अनुभव तो ये है कि हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन को जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कहीं राज्यपाल, कुलपति, सांसद की कुर्सी पर बिठाई जा सकती हैं, क्योंकि भाटिया ने मुसलमानों से अपनी नफरत को एकदम क्लियर तरीके से समाज के सामने रख दिया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात की गारंटी लेगा कि एसआईटी जांच के बहाने प्रोफेसर खान को परेशान नहीं किया जाएगा? क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि प्रोफेसर महमूदाबाद का लैपटॉप जब्त कर लिया गया है, और प्रोफेसर के लैपटॉप से पुलिस वालों को लाल रंग की कोई किताब मिल गई तब तो मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि योगी जैसे हजारों भाजपाइयों को लाल रंग से बड़ी दिक्कत है, और प्रोफेसर तो लाल रंग की टोपी पहने सपाइयों के मंच पर दिखते रहते हैं। तो पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं है। हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश, पुलिस वाले इक्के जैसे नजर आते हैं, क्योंकि भाजपाई डबल इंजन के मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस को एफआईआर लिखना नहीं आया। इतने बड़े सार्वजनिक आयोजन में दिए गए भाषण के वीडियो को पुलिस खोज नहीं पा रही है, और इस देश में पुलिस का एक्शन कानून और संविधान देखकर नहीं, बल्कि ऐसा लगता है व्यक्ति और धन देखकर, जात देखकर हो रहा है, सवाल करने वालों के खिलाफ हो रहा है। और ये बात अब क्लियर होने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि प्रोफेसर का बयान डॉग विसल था, तो सवाल यह है कि वे किसे भड़का रहे थे, और अदालत का यह कर्तव्य है कि वो बताए। लेकिन मिलाड ऐसा नहीं करते हैं। कोर्ट ने फेसबुक पोस्ट की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाया कि प्रोफेसर खान को इस समय पोस्ट लिखने से बचना चाहिए था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें यकीन है कि वो बहुत शिक्षित हैं, दूसरों को चोट पहुंचाए बिना बहुत सरल भाषा में अपनी बात कर सकते थे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे जो सरल और सम्मानजनक हो। क्योंकि ये समय नहीं था, तो लगे हाथ सुप्रीम कोर्ट को यह भी बता देना चाहिए था कि एक व्यक्ति को अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए किस समय का इंतजार करना चाहिए, एक व्यक्ति को सवाल पूछने के लिए किस समय का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की बातें जस्टिस सूर्यकांत ने की हैं, उससे बहुत सारे सवाल पैदा होने लगे हैं। क्योंकि जुल्मतों के दौर में अगर सवाल नहीं होंगे तो कब होंगे? और जज साहब ये भूल जाते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने आलोचना को लोकतंत्र की आत्मा करार दिया है। तो क्या आलोचना टाइम देखकर होगी, मुहूर्त और नक्षत्र देखकर होगी, किसी बाबा से पर्ची निकलवा कर होगी? सच्चाई तो यह है कि जस्टिस सूर्यकांत का फैसला सीधे तौर पर आलोचना का गला घोटने वाला नजर आता है। और अपने फैसले में उन्होंने कहा कि महमूदाबाद युद्ध के बारे में टिप्पणी करने के बाद राजनीति की ओर मुड़ गए। हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। मिलाड ने सवाल उठाया कि जिस समय प्रोफेसर ने अपना पोस्ट किया वो इतनी सांप्रदायिक बातें करने का समय नहीं था। इन्हीं सवालों के साथ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने महमूदाबाद को इस मुकदमे और पहलगाम हमले के साथ सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में बोलने से बैन कर दिया है ना कमाल का डिफेंस। ये डिफेंस पाकिस्तान के हमले से नागरिकों को बचाने का नहीं, बल्कि नागरिकों के सवालों से मोदी सत्ता को बचाने का नजर आता है। मगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सुप्रीम कोर्ट से सहमत नहीं दिखता, और ये आयोग भी मोदी सत्ता का है। ऐसा लगता है कि डबल इंजन टकराने लगे हैं, क्योंकि आयोग ने कह दिया है कि महमूदाबाद की गिरफ्तारी और उनका रिमांड प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन है। और आयोग की ये टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत के फैसले पर सवाल खड़ी कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि प्रोफेसर खान ने गटर जैसी भाषा बोली, मगर गटर जैसी भाषा बोलने वालों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाई गई। सीनियर वकील दुष्यंत दवे
ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से प्रोफेसर खान को राहत तो मिली मगर न्याय नहीं मिला। अब सवाल यह है कि प्रोफेसर खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश क्यों दिया, तो उनके वकीलों की दलीलों को भी सुनना होगा और ऐसा लगता है कि उनकी दलीलों से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। महमूदाबाद के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके क्लाइंट की फेसबुक पोस्ट निर्मल देशभक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं है, जिसमें देशभक्ति से भरा भाषण था और इसलिए दंड के लायक नहीं था। मगर इन दलीलों के उलट जस्टिस सूर्यकांत को महमूदाबाद के पोस्ट में सांप्रदायिकता दिख गई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इस समय इस तरह की कम्युनल बात लिखने की क्या जरूरत थी। देश जब चुनौतियों से जूझ रहा हो, सिविलियन पर हमला हो रहा हो, ऐसे मौके पर लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया गया। अब आप समझिए कि मिलाड कहना क्या चाह रहे हैं, मगर ये समझने के पर्याप्त कारण है कि महमूदाबाद की टीम ने देशभक्ति की ऐसी दलीलें क्यों दी। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, देशभक्त देशद्रोही, इस नैरेटिव में जब उन दलीलों को आप देखेंगे तो समझ आएगा, मगर तर्कों की बात करना ज़्यादा जरूरी है। सवाल यह है कि क्या संविधान उन भाषणों को मंजूरी नहीं देता जो देशभक्ति से भरे नहीं होते। संविधान का अनुच्छेद 19(2) ऐसी कोई बात नहीं करता। संविधान ने कहीं भी ये तय नहीं किया है कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। महमूदाबाद को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने से ज़्यादा जरूरी यह है कि संविधान देशभक्ति के लिए मजबूर नहीं करता, ये तय किया जाए। संविधान केवल तब हस्तक्षेप करता है जब भाषण हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था के लिए उकसावे वाला होता है, उससे पहले नहीं। और एक नागरिक के तौर पर प्रोफेसर खान ने जो कुछ कहा संविधान से मिले अधिकार के तहत कहा, जबकि पुलिस और आयोग ने सीधे तौर पर नागरिक अधिकारों का अतिक्रमण किया है। संविधान विशेषज्ञ और कानूनी मामलों के जानकार गौतम भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरी तरह सही नहीं हो सकता। SIT के गठन के चलते भ्रामक है। गैग ऑर्डर कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पासपोर्ट की जब्ती ज्यादा लगती है, मगर महमूदाबाद का लैपटॉप जब्त कर लिया गया है। फिर भी उम्मीद की जाती है कि कोर्ट का आदेश FIR से अलग कुछ ताकने झांकने का बहाना नहीं बनेगा और ये सब कुछ एक फेसबुक पोस्ट के लिए हो रहा है। महमूदाबाद के मामले में भाजपा, अफसरशाही, पुलिस और न्यायपालिका की हरकतों को देखें तो ऐसा लगता है कि इस देश में पढ़े लिखे लोगों को चुप कराने की साजिश हो रही है। सार्वजनिक स्पेस में आपके लिखने बोलने पर पाबंदियां लगाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि मोदी सत्ता को जहरीले भाषणों से नहीं बल्कि सवाल करने वालों से परेशानी है और महमूदाबाद जैसे लोग तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से महमूदाबाद के मामले में आदेश और निर्देश दिए हैं, उसके बाद कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्पेस में बोलने से पहले 4 बार सोचेगा कि नरेंद्र मोदी के पाखंड पर सवाल करें या न करें, उनकी कथनी और करनी में जो फर्क है उस पर बात करें कि न करें, क्योंकि इस देश में नागरिकों को लगातार डरा कर रखने की कोशिश हो रही है और एक आम नागरिक पुलिस प्रशासन और सरकार का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता है। वो किसी झंझट में पड़ना नहीं चाहता और सवाल करने वालों के दिलों में बैठा डर सत्ता को अभय दान देता है। जब कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं बचेगा तो कौन कहेगा कि इस देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से भाषण कुछ और देते हैं, काम कुछ और करते हैं। याद रखिए कि महमूदाबाद का सभी शिक्षाविदों ने समर्थन नहीं किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों सहित 200 से अधिक विद्वानों ने और प्रशासकों ने एक बयान पर हस्ताक्षर किया। इस बयान में प्रोफेसर खान के फेसबुक पोस्ट की इस आधार पर निंदा की गई कि वे सांप्रदायिक सद्भाव को अस्थिर करते हैं, संस्थागत अखंडता को कमजोर करते हैं और लैंगिक समानता को छीण करते हैं। आप समझ सकते हैं कि इन शिक्षाविदों ने ऐसा क्यों किया होगा। वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्रा ने लिखा कि हमने दिल्ली के एक प्रिंसिपल को कॉलेज में गोबर लिपते देखा है और अब वो गोबर चारों दिशाओं में फैलकर संविधान के रास्ते में तेजी से बैरिकेड्स लगा रहा है। गोबर लिपने की होड़ लग गई है। शायद ये प्रोफेसर लोग नोम चोम्स्की को पढ़ना भूल गए, जिन्होंने कहा था कि बुद्धिजीवियों की भूमिका सत्ता को चुनौती देना है, उसकी सेवा करना नहीं। मगर अमृतकाल के प्रोफेसर जानते हैं कि सेवा से ही मेवा मिलता है। लेकिन प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि इस देश के 15% मुसलमानों और 20 करोड़ आबादी की अभिव्यक्ति के अधिकार की लड़ाई का चेहरा भी बन गए हैं। प्रोफेसर खान पढ़े लिखे समझदार हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं और उनकी तरह इस देश में हजारों हैं। इससे पहले कि हजारों प्रोफेसर खान मुसलमानों की मॉब लिंचिंग और बुलडोजर राज पर सवाल करने लगे, मोदी सत्ता के पाखंड पर सवाल करने लगे, उन्हें चुप कराना जरूरी था। और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जरिए होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, कानून के दायरे में होता हुआ दिख रहा है। एडवोकेट आशीष गोयल ने लिखा कि 1 मिनट निकालिए और समझिए कि जस्टिस सूर्यकांत ने आज क्या किया। उन्हें प्रोफेसर खान के खिलाफ FIR में कुछ नहीं मिला, उसके बावजूद SIT का गठन किया, उनके विदेश जाने पर रोक लगाई, उनके बोलने पर पाबंदी लगाई और एक बार फिर से बतौर जज बुद्धिजीवियों को धमकाया। संदेश साफ है कि चुप रहो नहीं तो मारे जाओगे। ये पढ़े लिखे मुसलमानों को चेताना है कि आइंदा सवाल करने से पहले 2 बार सोचना जरूर, नहीं तो मुंह बंद करा दिया जाएगा, जैसे प्रोफेसर खान का हुआ। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।